ठीक है, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाँ जी बेटी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका फोलेट डेफिशिएंसी। अब दो ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से आपको क्या हो रही है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो सब आपको देखने को मिल रहा है। अब फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, फोलेट डेफिशिएंसी जो होता है उसकी सबसे बड़ी खास क्या होती है, माल न्यूट्रिशन। ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो डाइट है, यानी कि जो माँ है अगर वो फूड इंटेक कम करी, यानी कि फोलेट फोलेट जो है वो उसका इंटेक कम है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकती है, फोलेट डेफिशिएंसी। अब उसने मेंशन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्रोनिक अल्कोहल यूज, ओवर यूज। माल न्यूट्रिशन के पेशेंट के अंदर क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज का क्या ताल्लुक है कि डाइट के अंदर अगर आपके फोलेट कम हो रहा है और साथ आप क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज करें, यानी कि जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज करें, तो फोलेट का जो इनटेक है उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन होती है और लिवर की जो स्टोरेज होती है, अल्कोहल आपकी फोलेट की इनटेक एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों चीजों को अफेक्ट कर रहा होता है, उसके स्टोरेज को भी अफेक्ट कर रहा होता है, फोलेट की इनटेक, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज, इन तीनों चीजों को आपको अल्कोहल इफेक्ट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर, यानी कि फोलिक एसिड की कमी के अंदर, जिसके आपकी जो डीएनए की सिंथेसिस है वो उसको प्रॉब्लम्स काज कर रही है, तो उसके अंदर आपकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज। फिर उसके बाद वो कहता है कि माल अब्जॉर्प्शन। माल अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि इंटेस्टाइन का न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स है उनका अब्जॉर्ब करना। माल न्यूट्रिशन का, माल अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि आपके जो इंटेस्टाइन का न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्ब ना करना। कौन सी बीमारियों के अंदर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ज्यादा खराब होती है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सीलियक डिजीज, आईबी, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जो फोलेट की अब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, डिफेक्ट होती है। ड्रग्स के अंदर वो कहता है मेथोट्रेक्सेट, ट्रिम्थोप्रिम और फेनोटोइन। मेथोट्रेक्सेट आपकी फोलेट एंटागोनिस्ट होती है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके डीएचएफआर इनहिबिट होते हैं, सिर्फ एक याद रखना है डीएचएफआर, बाकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इनहिबिट कर होते हैं। फेनोटोइन आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं जो फोलेट की अब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करी होती है, ठीक है। और टिम्थोप्रीन आपकी डीएचएफआर जो है वो आपकी इनहिबिटर होती है, और ये आपकी एक्चुअली में एंटीबायोटिक्स होती हैं। इंक्रीज रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, यानी कि हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल हेमोलाइटिक एनीमिया। अब हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर, यानी कि अगर जब आपके बॉडी के अंदर आरबीसी टूट रहे हैं, तो आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज होगी। अब उसमें इंक्रीज होने के बाद अब जो बोन मैरो है वो ज्यादा आरबीसी बनाना, उनको जो है वो बनाना होते हैं। अब जब जब वो ज्यादा बनाना होता है तो उसके लिए आपके फोलेट की जो डिमांड होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, आपके जो आरबीसीज होते हैं वो आपके क्या हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो जब वो आपके टूट रहे होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो बोन मैरो होती है उसको आपने आरबीसीज बनाने, ठीक है ना। रेटिक से आपके क्या होंगे, आपके आरबीसीज। तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, फोलेट की, आपको जो है वो आपकी फोलेट जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर फीटस और मेटरनल ब्लड की एक्सपेंशन की वजह से जो फोलेट की डिमांड होती है वो ज्यादा हो जाती है। और फोलेट इसीलिए कहते हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर आपने फोलिक एसिड की कमी नहीं होने देनी। अगर प्रेग्नेंट जो फीमेल है वो अगर आपके पास प्रेजेंट करे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको क्या देना है, फोलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह देनी होती है, या हमने जो है वो फोलिक एसिड लाजमी देना होता है ताकि माँ के अंदर जो है वो फोलिक एसिड की कमी ना हो। नेक्स्ट वो बात करता है इंक्रीज होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन का क्या मतलब है, अमाइनो एसिड का ऐसा मेटाबॉलिज्म, यानी कि फोलेट एफिशिएंसी के अंदर आपके जो अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि इंटरमीडिएट, यानी कि आयरन जो फोलेट एफिशिएंसी उसके अंदर इंक्रीज होता है, होमोसिस्टीन। नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये दोनों, ये चीज आपने याद रखनी है। होमोसिस्टीन ज्यादा है लेकिन मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल। अब फोलेट जो होमोसिस्टीन है उसको कर क्या रही होती है, फोलेट है वो आपकी होमो जो सिस्टीन है उसको मैथ्योनीन में मैथ्योनीन में कन्वर्ट करती है। फोलेट होमोसिस्टीन को मैथ्योनीन में, यानी कि एच को एम में चेंज कर रही होती है, हेल्प करती है। लेकिन अगर फोलेट का लेवल कम हो तो मुझे बताएं, होमोसिस्टीन मैथ्योनीन के अंदर चेंज होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका मिथाइल होमोसिस्टीन आपका ज्यादा, यानी कि ये चीज आपका एच ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो मैथ्योनीन में चेंज नहीं होगा। मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल होता है।
अब मिथाइल मिनोनिक एसिड या MMA, ये आपका बीटा 12 की स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म मार्कर होता है। अगर कोई आपसे ये पूछो व्हाट इज द मार्कर ऑफ बीटा 12 विच कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द बीटा 12, तो आपने बताना मिथाइल मिनोनिक एसिड, क्योंकि आपके मिथाइल मिनोनिक एसिड बीटा 12 के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका किसका मार्कर है, मार्कर ऑफ बीटा 12। तो ये इसके अंदर आपका नॉर्मल होता है। नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वर्सेस बीटा 12 डेफिशिएंसी। अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई कुछ भी नहीं होता, मिथाइल बेनोलिक एसिड भी नॉर्मल है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी है। बस एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर होमोसिस्टीन ज्यादा है और ये आपके डीएनए की जो सिंथेसिस है उसको इम्पेयर कर रहा है। अब आगे आगे इसका डिफरेंशिएट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एवरी एग्जाम इज योर विटामिन B12। अब विटामिन B12 के अंदर क्या होता है, विटामिन B12 को हम कहते हैं कोबैलामीन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब विटामिन B12 या कोबैलामाइन की डेफिशिएंसी क्या होती है, जो आपकी डीएनए की सिंथेसिस और माइलिन की जो मेंटेनेंस है उसके लिए जरूरी होती है। डीएनए की सिंथेसिस प्लस माइलिन जो शीट होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब माइलिन शीट और डीएनए की सिंथेसिस दोनों चीजें आपने याद रखी। डेफिशिएंसी के अंदर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल जाता है, प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपकी माइलिन शीट वो हो सकती है जिससे आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कैसे काज वो कहता है परनीशियस एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब परनीशियस एनीमिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो चीज देखने को मिल रही होती है वो आपकी क्या होती है कि आपके जो पेरिटल सेल्स होते हैं, यानी कि आपके स्टोमिक के अंदर पेरिटल सेल से जो प्रोटीन बनता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, यानी कि परनीशियस एनीमिया के अंदर यहाँ पे जगह है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो बच्चों, जो आपका परनीशियस एनीमिया है इसके अंदर आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। किसकी, इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो रही होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो आपके जो स्टोमिक होते हैं उसके जो पेरिटल सेल्स होते हैं, कौन से, पेरिटल सेल्स, उससे बनते हैं आपके इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये पेरिटल सेल जब आपके इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज करवाएंगे तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपको क्या करता है, ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर वो प्रोटीन होता है जो आपका बीटा 12 की क्या करवा रहा होता है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीटा बीटा 12 एब्जॉर्प्शन इज, हाँ बच्चों किस में हो रही होती है, जिजनम में हो रही होती है, इलियम में हो रही होती है, या ड्यूडेनम में हो रही होती है। बीटा 12 की एब्जॉर्प्शन किस रीजन में ज्यादा हो रही होती है, कोई बच्चा बता सकता है बीटा 12 की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होती है, नहीं मारो, जिजनम में नहीं। हाँ जी, बेटा आपकी जो एब्जॉर्प्शन साइट होती है वो इलियम ही होती है। इलियम के अंदर जो सब आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है इंटेंसिटी। ये आपका नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहा हूं। अब अब मुझे आपने बताते जाना, अब आपको परनीशियस एनीमिया हुआ यानी कि आपको बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हुई पेरिटल सेल्स की। फॉर एग्जांपल आपके पेरिटल सेल्स की क्या कहते हैं अपना, इसकी डिस्ट्रक्शन हुई, तो मुझे बताएं इंट्रिंसिक फैक्टर बन सकता है जब ऑटोइम्यून कंडीशन हुई, ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हुई उसकी सूरत में पेरिटल जो सेल्स होते हैं उनकी अब पेरिटल सेल जो होता है वो अब काम नहीं कर रहे, यानी कि आपके पेरिटल सेल अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, नहीं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो बीटा 12 की अब्जॉर्प्शन होगी इलियम के अंदर, ये भी नहीं, तो ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो बीटा 12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, ये आपका काम होता है इसका इंट्रिंसिक परनीशियस, इससे कहते हैं परनीशियस एनीमिया। मॉल अब्जॉर्प्शन या क्रोन्स डिजीज, क्रोन्स डिजीज के अंदर आपकी इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज होती है जो आपकी टर्मिनल इलियम को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, टर्मिनल इलियम को अफेक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से आपकी जो बीटा 12 है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। आपको पता है क्रोन्स डिजीज के अंदर आपकी जितनी भी लाइनिंग्स होती है फ्रॉम माउथ टू एनस, आपकी लाइनिंग क्या हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है। और ये वाहिद होती है क्रोन्स डिजीज की जो क्या होती है, ट्रांसम्यूरल।
ट्रांसम्यूरल का क्या मतलब है, ये जितनी भी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, तीनों लेयर्स को जो इन्वॉल्व कर लेती है एज कम्पेयर टू द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी नहीं होती, वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को जो है वो आपकी कंट्रोल कर रही होती है। फिर इसके बाद आ जाती है पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी। पैंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी में क्या होता है कि पैंक्रियास की जो एंजाइम है उसकी कमी की वजह से आपकी बीटा 12 की जो अब्जॉर्प्शन है वो आपकी क्या हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पैंक्रियाज होते हैं वो भी आपके बीटा 12 के अब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रेक्टोमी का वही जो आपको पर्निशियस एनीमिया में पढ़ा कि जो आपका इंटेंसिव फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर आपका मैदा ही निकाल दें, यानी कि आपका जो स्टोमिक है वो ही निकाल दें, तो साफ सी बात है वही पर्निशियस एनीमिया की कंडीशन होती है कि आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगी तो बीटा 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसके अलावा इनसफिशिएंट इनटेक, ऑफ कोर्स एक चीज है वो आप इनटेक नहीं कर रहे सही तरीके से, तो उसमें क्या होगा आपका बीटा 12 कम। फॉर एग्जाम्पल वेजिनिज्म, वेजिनिज्म का क्या मतलब होता है, वेजिनिज्म आपका एनिमल प्रोडक्ट से क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। वेजिनिज्म क्या मतलब होता है, एनिमल प्रोडक्ट से अवॉइड करना होता है। बीटा 12 की डेफिशिएंसी है उसका ये जो है वो वेजिनिज्म जो है उसका अंदर कॉज कर रहा होता है, ठीक है। अब बीटा 12 आपके एनिमल जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उससे आपको जो है वो मिल रहा होता है। इसके अलावा जो फिश टेप वॉर्म है जिसे हम कहते हैं डेफेलोपोथ्रियम लैटम, जिसको हम फिश टेप वॉर्म कहते हैं, जो आपका बीटा 12 जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अगर फिश टेप वॉर्म है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बीटा 12 अगर जा रही है और वहां पे अगर फिश टेप वॉर्म है तो ये आपको इसको जो है वो डेफिशिएंसी काज कर सकता है। अब ये चीज तो आपने पढ़ ली कि किस वजह से हो रहा है। अब आपने ये देखना है कि इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या है जो हमें एग्जाम के अंदर हेल्प आउट कर सकती है। पहले पहले आ जाती है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि होमोसिस्टीन क्या होता है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं अपना होमोसिस्टीन होते हैं फोलेट के अंदर आपका ज्यादा होता है, लेकिन मिथाइल मेलोनिक एसिड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऐसा कुछ भी नहीं होते, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपका होमोसिस्टीन क्या होगा, ज्यादा होगा। साथ साथ वो कहते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड भी आपका क्या है, ज्यादा है, यानी कि दोनों चीजें इसमें क्या हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। अब बीटा 12 होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर हेल्प कर रहा होता है जस्ट लाइक फोलेट, लेकिन जब नहीं कर पा रहा तो होमोसिस्टीन भी ज्यादा। मिथाइल मेलोनिक एसिड जो एमएम में होता है, यानी कि बीटा 12 जो होता है, बीटा 12 जो होता है वो मिथाइल जो मेलोनाइल को एंजाइम होती है उसको सक्सिनाइल को ए के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर उसका को फैक्टर होता है, यानी कि यानी कि अब मैं आपको सिर्फ ये भी बता सकता हूँ कि हाँ बेटा इसके अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड कम हो सकता है, लेकिन आपको बायोकेम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बीटा 12 मिथाइल मेलोनाइन को ए को सक्सिनाइल को ए के अंदर चेंज कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है इसको इसके अंदर चेंज करने में, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ नहीं होता तो आपकी बॉडी के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड ज्यादा, ठीक है। इसलिए बीटा 12 के अंदर फोलेट एफिशिएंसी, अब बीटा 12 के अंदर होमोसिस्टीन यूरिया सिस्टीन भी ज्यादा, मिथाइल मेलोनिक एसिड भी ज्यादा, फोलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ होमोसिस्टीन ज्यादा। अब आ जाए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में वो कहता है रिवर्सिबल डायमेंशिया, मतलब बीटा 12 डेफिशिएंसी के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसलिए आते हैं क्योंकि जो बीटा 12 है वो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, आई थिंक मैंने रिमूव कर दिया, अच्छा, वो आपकी जो माइलिन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि नर्व की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है माइलिन की सिंथेसिस, जो माइलिन की सिंथेसिस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और माइलिन आपकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है नर्व के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी नर्व है ना, नर्व है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी ऐसे, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है ना। तो उसको इंप्रूव कर रहा होता है। इस रिवर्सिबल डायमेंशिया का क्या मतलब होता है, रिवर्सिबल डायमेंशिया का क्या मतलब होता है, जो भी आपको है, जो एक्चुअल में भी अभी आपको है। सर जो रिकवर हो सकता है बंदा, मतलब क्या हो सकता है, सर रिवर्सिबल है, मतलब वो रिकवर कर सकता है बंदा अगर उसको डायमेंशिया है तो, इरिवर्सिबल डेमेंशिया नहीं का है ना। मतलब पूछना है, डेमेंशिया का मतलब क्या होता है। सर मेमोरी लॉस। हाँ, जो कि अभी बाकियों को है सिवाय मारूफ के। तो डेमेंशिया का मतलब होता है आपकी मेमोरी का लॉस हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, लेकिन ट्रीटमेंट से इंप्रूव हो सकता है, जैसे मारूफ ने बताया कि रिवर्सिबल है।
Subacute combined degeneration due to involvement of beta 12 in fatty acid pathway and myelin synthesis. Subacute combined degeneration का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की डिजेनरेशन हो जाना ड्यू टू बीटा 12 डेफिशिएंसी, विच इज अ क्लासिकल न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डिजेनरेशन होता है। अब इसमें आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रैक्स होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं जो आपकी अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, पेन एंड टेम्परेचर, वाइब्रेशन, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें उसने ट्रैक्स को मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक। जो मतलब जितने भी कॉलम्स होते हैं उनमें आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखना है। अब पहले पहले यहां पे पढ़ते हैं कि हमारा स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक क्या होता है। स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक आपका कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन आपकी सेरिब्रम तक ले जाने वाला ट्रैक होता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, समझना, प्लस प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को कहां लेके जाता है बेटा? सेरिब्रम तक। क्लियर? अब अगर जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट ना, मुझे कॉल आ रही है, मैं उसको रिप्लाई कर दूं पास। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं या देखें, कितने अफसोस की बात है कि फहद और अमल आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। या थोड़ा बहुत आया करें, खुद से कमेंट किया करें जैसे मारूफ कर रही है। ये चीजें आपको याद रहेंगी, मेरे लिए फायदा नहीं है, ये चीजें आपको याद रहेंगी। बेशक गलत भी हो, रिप्लाई किया करें। अमल रिप्लाई किया करो यार, मैं उस दिन भी आपको ये अप्रिशिएट कर रहा था, एटलीस्ट आप रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई किया करें ताकि आपको वो चीजें याद रहें। अब स्पेनोसेरेब्रल ट्रैक के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन और जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका स्पेनोसेरेब्रल ट्रैक वो कहां तक लेके जा रहा होता है? सेरेब्रम तक लेके जा रहा होता है। अब अगर आपकी कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन के अंदर मसला है तो इसके डैमेज से क्या हो सकता है? ए टैक्सिया, यानी कि आपको कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन के अंदर आपको मसला आना स्टार्ट हो जाएगा। एक दूसरा लिखा हुआ है इसके अंदर लेटरल स्पाइनो कॉर्टिकोस्पाइनल, ऐसे ही है ना, लेटरल लिखा हुआ है ना, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, देख लूं, मुझे भूल गया। सर यही लेटर, है। हाँ ठीक, ठीक है। अब लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर बच्चों क्या होता है? ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर पाथवे के लिए। किसके लिए? मोटर पाथवे, ठीक है। मोटर पाथवे फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, मोटर पाथवे फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट पता क्या होती है? ये जो अभी आपकी मूवमेंट चल रही है, जानबूझ के ना लिखना, रिप्लाई ना करना क्लास के अंदर, ठीक है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट पता क्या होती है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होती है जो आप, बच्ची का मैसेज और फौरन से आपके हाथ चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो गुस्से में बैठी है, उस्ताद गुस्सा हो तो कोई गल नहीं है, आप पे मान जाना इन्हें, ठीक है। लेकिन वो गुस्सा हो तो फौरन फौरन मैसेज स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, आपकी बस में नहीं होती वो मूवमेंट, वो आपने फौरन फौरन करनी होती है। लेकिन वॉलेंट्री मूवमेंट आपसे नहीं होती। हालांकि वॉलेंट्री मूवमेंट आपके कंट्रोल में हो रही होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होती है जो आपके कंट्रोल में ना हो। अब अगर आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, यानी कि आपके वॉलेंट्री मूवमेंट का जो ट्रैक होता है, जो मोटर पाथवे का काम कर रहा होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी? वीकनेस। क्या देखने को मिलेगी? वीकनेस, स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी, आपके जो हाथ पांव होंगे वो क्या हो जाते हैं? अकड़ जाते हैं। इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, क्या? अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, ये सारी चीजें जो है वो आपके लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका डोर्सल कॉलम्स, डोर्सल कॉलम्स। अब जो डोर्सल कॉलम्स होता है वो आपका स्पाइनल ट्रैक्ट की के लिए, जो स्पाइनल ट्रैक है, स्पाइनल ट्रैक्ट है किसके लिए? वाइब्रेशन,
टच प्लस प्रोप्रियोसेप्शन। अब अगर आपका डॉर्सल कॉलम भी अफेक्ट होता है तो जो पेशेंट है उसको वाइब्रेशन होगी, फील होगी? नहीं। टच महसूस होगा? नहीं। प्रोप्रियोसेप्शन या लॉस जो है वो आपको महसूस होगा? नहीं। प्रोप्रियोसेप्शन होता क्या बेसिकली? आपकी बॉडी की पोजीशन की सेंस करना कि आप किस जगह में किस किस मतलब फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आप कैसे बैठे हैं, इस टाइम आप कैसे बैठे हैं, ये चीज आपकी क्या चीज कौन शो कर रहा होता है आपको? प्रोप्रियो रिसेप्शन, यानी कि बॉडी की पोजीशन। बॉडी की पोजीशन को सेंस कौन कर रहा होता है? डॉर्सल कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इन चीजों को पढ़ना है कि लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम और डिसफंक्शन। नेक्स्ट वो कहता है अब इन सारों पे अगर आपकी वो कहता है कि फुलेट सप्लीमेंटेशन इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन करेक्ट द एनीमिया बट वर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अगर B12 डेफिशिएंसी पेशेंट को फुलेट दे दें, फुलेट डेफिशिएंसी दे दें, अब फुलेट की वजह से क्या क्या हो रहा होता था, वो चीजें ठीक हो जाएंगी लेकिन आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वर्सन हो जाएंगे, यानी कि अनीमिया इंप्रूव हो सकता है क्योंकि फोलेट तो डीएनए की सिंथेसिस को सपोर्ट कर रहा है ना, तो अनीमिया तो इंप्रूव हो गया लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को जो है वो वर्सन कर सकता है क्योंकि B12 डेफिशिएंसी वो क्या होता है? अनट्रीटेड रहता है। जब तक आप B12 नहीं देंगे आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिलेड ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं हिस्टोरिकली डायग्नोज विद द शिलिंग टेस्ट। ये आपका स्किलिंग या शिलिंग, स्किलिंग टेस्ट के अंदर जो है वो आपका आपने डायग्नोज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं बट ये टेस्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। अ टेस्ट दैट डिटरमाइन इफ द काज इज डाइटरी इनसफिशिएंसी वर्सेस माल अब्जॉर्प्शन। स्किलिंग टेस्ट वो होता है, यानी कि ये है तो ओल्ड टेस्ट जो विटामिन बी की जो B12 की अब्जॉर्प्शन उसको चेक करता है। आजकल तो ये यूज नहीं होता बेसिकली स्किलिंग टेस्ट, बट ओल्ड जो से ये उसमें है ना उसमें यूज हो गया। तो एनआरई के अंदर मोस्टली जो है ये पूछा जा सकता है क्योंकि बाबू नहीं बनाना होता है तो बाबे जो है इस चीज को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, anemia secondary to insufficient intake may take several years to develop due to liver's ability to store beta 12 versus folate deficiency which take weeks to the month। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें। जो अनीमिया यानी कि सेकेंडरी अनीमिया होता है, उस जो इंटेक होता है यानी कि B12 जो होता है वो आपके लीवर के अंदर लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है, इसलिए जो डायट्री B12 डिफिशियंसी है उसको डेवलप होने में ईयर्स लगते हैं एज कम्पेयर टू द फोलेट। क्यों? फोलेट आपका चंद हफ्ते या मंथ स्टोर्ड रहता है लीवर के अंदर। ठीक है, लेकिन अब इसलिए कहते हैं कि B12 बहुत लंबे अरसे तक स्टोर रहता है तो उसकी जो डिजीज है क्योंकि वो स्टोर्ड पड़ा होता है, तो इसलिए अगर वो ना अगर पेशेंट B12 नहीं भी ले रहा होता तो इसको जो सिम्टम्स है वो लेटली काज होते हैं। लेकिन जो फोलेट डेफिशिएंसी है वो आपकी हफ्तों या मंथों में होती है, हफ्ते या मंथ्स के अंदर आपको जो है उसके सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि जो फोलेट होता है वो आपका लिमिटेड होता है, स्टोर्ड नहीं होता ज्यादा दिनों तक, तो इसलिए उसको क्या हो जाता है? प्रॉब्लम स्टार्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। अब एक दफा मैं इसको आपको एक दफा पूरा एक समरी बता देता हूँ। आपने क्या पढ़ा? B12 फोलेट तो आसान है ना, उसका तो इशू नहीं है। B12 उसके अंदर तो सिर्फ आपने होमोसिस्टीन जो है वो याद रखने के वो बड़ा होता है। अब B12 की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर क्या आ रहा है? आपका जो डीएनए की जो सिंथेसिस है वो क्या है? आपकी इम्पेयर्ड है। क्या है? आपकी बीटा डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड है, जो क्या शो कर रहा है? आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब जब डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड है तो ये B12 की जो है वो आपकी क्या हो रही है? डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से क्या होगा? माइलिन की जो सिंथेसिस है वो भी क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अब इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? परनीशियस एनीमिया, मैंने आपको बताया कि आपकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, प्लस इलियल माल एब्जॉर्प्शन। मीलर ऑप्शन किसके अंदर? क्रोन्स डिजीज के अंदर। मैं शॉर्ट शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी आप जो है मैं आपको पढ़ा सकूं। प्लस गैस्ट्रेक्टोमी, यानी कि अगर आपके स्टोमी को कट कर दिया जाए। प्लस वेजनिज्म, प्लस फिश टेप वॉर्म। इन सारों के अंदर जो है वो आपको B12 जो है आप काज करवा सकते हैं। अब लैब्स के अंदर हम क्या देखते हैं? फोलेट के अंदर तो आपने देखा था कि आपकी जो होमोसिस्टीन है वो ज्यादा था, लेकिन आपका जो B12 होता है उसके अंदर आपका होमोसिस्टीन भी ज्यादा होगा, प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो भी आपके ज्यादा होंगे, प्लस मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो भी आपका ज्यादा होगा। तीनों चीजें आपकी ज्यादा होंगी। ठीक है, और
इसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, डोर्सल कॉलम भी आ जाता है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल कॉलम भी आ जाता है, स्पाइनोसेरेब्रल जो ट्रैक है वो उसका भी जो है वो आपको डिसफंक्शन देखने को मिल रहा होता है, इसके मैंने आपको ऊपर बता दी। फोलेट के अंदर आप जो फोलेट है अगर आप बॉडी के अंदर देते हैं तो आप अनीमिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते। और बीटा 12 लीवर के अंदर ज्यादा देर तक स्टोर रहता है, वो आपकी जेर्स तक होता है। फोलेट आपका डेफिशिएंसी जल्दी शो कर देता है क्योंकि आपको वो वीक्स टू मंथ जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। इन दो फोलेट और बीटा 12 की आपको समझ आ गया बच्चों डिटेल्ड? सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर होमोसिस्टेन वाला ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, जो कि फोलेट डेफिशिएंसी में दोनों में होमोसिस्टेन का लेवल इंक्रीज हो रहा है और ये दोनों हम्म। लिंक्ड किसी एमएमए ए के साथ, तो एक में कम हो रहा है नॉर्मल है और एक में ज्यादा हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें इसको। नहीं ना, देखें मेरी बात सुनिए। फोलेट और विटामिन बी 12, फोलेट का मिथाइल मेलोनिक एसिड के साथ कोई वर्क नहीं है। मिथाइल मेलोनिक एसिड इज अ डिफरेंट थिंग। मिथाइल मेलोनिक एसिड डिपेंड होता है आपका बीटा 12 के ऊपर, बीटा 12 के ऊपर। बीटा 12 जो होता है वो आपका मिथाइल मिथाइल जो मिथाइल नोलेन जो कोए है उसको सक्सेनाइल कोए के अंदर चेंज कर रहा होता है बीटा 12। इसके अंदर फोलेट का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो रिस्पॉन्सिबल कर रहा है बीटा 12। फोलेट एफिशिएंसी के अंदर आपका, जब देखें फोलेट एफिशिएंसी के अंदर बीटा 12 तो नहीं आ रही ना, सिर्फ फोलेट एफिशिएंसी को जिक्र किया गया है कि एक मैं हूं, मेरे अंदर फोलेट एफिशिएंसी है, आपके अंदर बीटा 12 एफिशिएंसी है। अब फोलेट एफिशिएंसी के मतलब मेरे अंदर तो सिर्फ होमोसिस्टीन ज्यादा होगा क्योंकि मेरे अंदर बीटा 12 की एफिशिएंसी थोड़ी ना, लेकिन आपके अंदर विटामिन बी 12 है यानी कि होमोसिस्टीन भी ज्यादा होगा और मिथाइल भी ज्यादा होगा। तो होमोसिस्टीन के अंदर आपकी दोनों चीजें आ सकती हैं, फोलेट भी रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन बी 12 भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन जो ये क्या कहते हैं विटामिन बी 12 है, ये आपका जो होमोसिस्टीन है और विटामिन बी 12 है क्या कहते हैं उसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब फोलेट और जो आपके विटामिन बी 12 होते हैं उनको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर आपके दोनों डिफ्रेंशिएट करें तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एक मेजर क्लू होता है। ठीक है, अब विटामिन बी 12 डिफिशियंसी में दोनों चीजें ज्यादा हो रही हैं, दोनों चीज। फोलेट में सिर्फ एक चीज ज्यादा हो रही है। ठीक है, एग्जाम क्लू में जब भी आता है तो आपने याद रखना है कि अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिया गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में तो दोनों चीजें आ रही हैं। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिया गया प्लस अगर वो कहता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है विद विटामिन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है सिर्फ विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो आपने विटामिन बी 12 की जाना। अगर वो कहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है तो फोलेट की तरफ जाना। अब और अगर वो ये कहता है कि अगर आपकी फोलेट की डेफिशिएंसी है तो वो डिक्रीज है, वो डीएनए के सिंथेसिस को इम्पेयर कर रहा है, साथ साथ वो होमोसिस्टीन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन विटामिन बी 12 का ऐसा कोई सीन नहीं है, वो अगर वो कम है तो वो सारी चीजों को कम करेगा, लेकिन अगर वो ज्यादा है या ठीक है तो वो उनके अंदर सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगी। ठीक है, हाँ। अगर आप ये बात करें कि अगर पेशेंट के अंदर दोनों चीजों के या एक चीज की अगर कमी होगी तो उसके अंदर भी जो है वो आपको होमोसिस्टीन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि को फैक्टर के तौर पे दोनों जो है वो आपका रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारे समझ आई कि उसके अंदर मिथाइल मिनोनिक एसिड दोनों के अंदर आपका शो नहीं होता। जी सर। फोलेट आपका मिथाइल ग्रुप दे रहा होता है, ये याद रखना है आपने। फोलेट आपका मिथाइल ग्रुप दे रहा होता है और विटामिन बी 12 आपके मिथाइल जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर करने के अंदर को फैक्टर होता है। यानी कि जो होमोसिस्टीन है वो आपका मैथ्योनिन के अंदर चेंज है, वो मैंने आपको पहले पढ़ा है। और इसकी कन्वर्जेशन के लिए जो एंजाइम होता है उसको मैथ्योनिन सिंथेज कहते हैं। ठीक है, तो बीटा 12 और फोलेट इन दोनों को चाहिए होते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। देखो बच्चों, मेरी बायोकेम इतना थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको ना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। मैंने इसको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऐसे झूठ नहीं है। मैंने बायोकेम को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, ऑनेस्ट बेस पे। हाँ, इन बीमारियों को डिटेल में पढ़ा है, जितने भी ग्लाइकोजन लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स को, इनको तो अच्छे से पढ़ा है मैंने, लेकिन जो हमारे जो साइकिल्स होते हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। अच्छा, देखो, होमोसिस्टीन है ना, होमोसिस मिथाइल मेलोनिक एसिड को छोड़ दो, मैथ्योनिन को, होमोसिस्टीन ने मैथ्योनिन में चेंज होना ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब इसकी कन्वर्जन के लिए यहां से यहां तक जो इसने जाना है, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं मैथ्योनिन सिंथेज। आयरन की जो फाइनल स्टेप तक पहुंचाने के लिए मारो
एएलए सिंथेज जो वो रिस्पॉन्सिबल था ना, ऐसे ही होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन के पहुंचाने के लिए मैथ्योनिन सिंथेज रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैथ्योनिन सिंथेज को बनाने के लिए विटामिन बी 12 प्लस फोलेट, दोनों चीजें चाहिए होती हैं जो इसको बना रही होती है। तो फोलेट एफिशिएंसी में क्या हो रहा होता है, आपका मिथाइल ग्रुप आपको नहीं मिलता। क्या मिलता है फोलेट के अंदर, जो फोलेट होता है, अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो गया, वैसे तो फोलेट आपको मिथाइल ग्रुप दे रहा होता है, लेकिन अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो गया तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है जिससे आपका मेथिओनिन सिंथेसिस है वो नहीं मिल रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से आपका जो होमोसिस्टीन है वो आपका मेथिओनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और होमोसिस्टीन ज्यादा। ठीक है। बीटा 12 डिफिशियंसी में आपका जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, होमोसिस्टीन जो है वो आपका मेथिओनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें भी आपका होमोसिस्टीन ज्यादा। बीटा 12 का एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने सिर्फ ये याद रखना है। अब देखें, फोलेट का एमएमए के साथ, एमएमए मिथाइल मेलोनिक के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन बीटा 12 का एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद रखना है, मिथाइल मेलोनिक एसिड जिसका इसके साथ लिंक होता है, कि आज का अगर आपकी बीटा 12 की डेफिशिएंसी है तो आपको मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। तो फोलेट का एमएमए के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन होमोसिस्टीन का दोनों के साथ लिंक होता है। अब क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। अच्छा, मैं जरा पानी पी लूं।